नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पालकम की वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार मित्रों, आइए जो है YouTube के शिक्षा पारकम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीके 2020 भाग 6 में मिल करके चर्चा और बातचीत करते हैं। पहला सवाल है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक है? नर्मदा की। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। ठीक है। चंबल बेतवा केन किसकी सहायक है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। तो आराम से याद हो गया आप लोगों को। तवा किसकी सहायक है? नर्मदा की। चंबल बेतवा केन किसकी सहायक है? तो यमुना की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की। सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की। इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अगला दूसरा सवाल राउरकेला किस नदी के तट पर है? तो राउरकेला पहले जानिए कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और किस नदी के तट पर? तो ब्राह्मणी और दक्षिणी कोयल नदी के तट पर है। ब्राह्मणी और दक्षिणी कोयल नदी के तट पर है। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और ब्राह्मणी और दक्षिणी कोयल नदी के तट पर है। और यहाँ पर जर्मनी की सहायता से स्टील प्लांट लगा था। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी में। किस पंचवर्षीय योजना में? दूसरी में। तो राउरकेला में दूसरी पंचवर्षीय योजना में जर्मनी की सहायता से स्टील प्लांट लगा था। क्लियर। और ये किस नदी के तट पर है? तो ब्राह्मणी नदी और दक्षिणी कोयल नदी के संयुक्त स्थल पर ये स्थित है। और राउरकेला में स्टील प्लांट है। राउरकेला किस राज्य में है? उड़ीसा में है। इसको याद रखिए। आइए तीसरे सवाल पर। दीफू यांगयाप बोमडिला। दीफू यांगयाप बोमडिला ये किस दर्रा है? दीफू यांगयाप बोमडिला दर्रा है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? अरुणाचल में। अगर पूछे माना नीति दर्रा कहाँ है? तो माना नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। माना नीति दर्रा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम। और दीफू यांगयाप और बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर। बोमडिला यांगयाप कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दीफू यांगयाप बोमडिला। दीफू यांगयाप बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। इसको अभी याद करिए आप लोग। आगे चौथा सवाल, न्यू मूर द्वीप किन देशों के मध्य है? तो न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और साथ ही ये विवादित द्वीप है। भारत इस पर अपना अधिकार जमाता है और बांग्लादेश कहता है कि मेरा है। तो थोड़ा सा विवादित है। लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि न्यू मूर द्वीप या न्यू मूर आइलैंड कहाँ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, इसको याद कर लिए। अब आगे बढ़िए। पंबन द्वीप कहाँ है? तो भारत श्रीलंका के मध्य में। पंबन द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। पंबन द्वीप पर ही तो कन्याकुमारी है। पंबन द्वीप पर ही कन्याकुमारी है। तीसरा ये सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप भारत में, जिस पर मुंबई स्थित है। सालसेट द्वीप भारत में, जिस पर कौन स्थित है? मुंबई। तो ये याद रखिएगा। न्यू मूर द्वीप भारत बांग्लादेश, पंबन द्वीप भारत श्रीलंका और सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें सवाल में। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में। साथ ही और भी याद कर लीजिए। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। उकई बांध ताप्ती नदी पर। उकई बांध ताप्ती नदी पर। उसके बाद टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना पर। टिहरी बांध भागीरथी भिलंगना। टिहरी भागीरथी भिलंगना। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो भाखड़ा नांगल। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, किस नदी पर? सतलज नदी पर। आइए अगला सवाल है क्रिप्स मिशन किसके आया था भारत में
तो उसमें ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उस समय आप याद रखिए जो है उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, जो है तो विंस्टन चर्चिल। अब ये सवाल है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, तो मार्च 1942 में, मार्च 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के पहले। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था, जो है उसके प्रमुख कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। क्लियर। उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो विंस्टन चर्चिल, ये याद रखिएगा। और क्रिप्स मिशन को ही गांधी जी ने क्या कहा था, उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेट की बात किया था, इसीलिए गांधी जी ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। क्लियर मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा था हिटलर। ये कहाँ का तानाशाह था, जर्मनी का। कहाँ का तानाशाह था, जर्मनी का। इसे क्या कहा जाता है, फ्यूहरर। इसका उपनाम क्या है, फ्यूहरर। हिटलर को फ्यूहरर उपनाम से भी जाना जाता है। जर्मनी का तानाशाह था, जो है किस पार्टी की स्थापना किया था, नाजी पार्टी की स्थापना किया था। किस पार्टी की स्थापना किया था, तो नाजी पार्टी की स्थापना किया था। कौन, हिटलर। तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि दिया था, हिटलर ने दिया था। क्लियर। सुभाष चंद्र बोस जी के किताब का नाम क्या है, इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस के की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडियन स्ट्रगल। सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना कौन किए थे, तो सुभाष चंद्र बोस 1943 में। कब, 1943 में। आगे बढ़ते हैं सवाल। जो है 1000 दिनारी किसे कहते हैं, मलिक काफूर को कहते हैं। मलिक काफूर जो है किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। ध्यान से समझिए, जब अलाउद्दीन गुजरात विजय कर रहा था तो उसी समय जो है मलिक काफूर की मुलाकात जो है अलाउद्दीन खिलजी से होती है। और इसको 1000 दिनारी क्यों कहते हैं, तो ये 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था, ठीक है, और उसकी प्रतिभा को देख करके अलाउद्दीन खिलजी ने उसे 1000 दिनारी में खरीद लिया। कब, गुजरात विजय के समय। और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व कौन किया था, तो कौन किया था, मलिक काफूर। तो 1000 दिनारी मलिक काफूर किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। किस विजय में प्राप्त हुआ था, तो गुजरात विजय में। और दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किसके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत किया था, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देवपुत्र की उपाधि किसकी थी, तो देवपुत्र की उपाधि जो है कनिष्क की। देवपुत्र की उपाधि किसकी थी, कनिष्क की थी। क्लियर मित्रों। अब आइए, कनिष्क जो है, कनिष्क अपने राज्यारोहण के समय 78 ईस्वी में, कनिष्क जो शासक था अपने राज्यारोहण के समय, उसका राज्यारोहण कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। और उसी समय उसने शक संवत चलाया। तो शक संवत कौन चलाया, कनिष्क। देवपुत्र की उपाधि धारण किया, कनिष्क। क्लियर। साथ ही चौथा जो बौद्ध सम्मेलन, चौथी बौद्ध संगीति थी, वो कनिष्क के काल में ही हुई थी। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ, कुंडलवन कश्मीर। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, वसुमित्र ने किया था। तो ये सब जानकारी भी आपको याद होनी चाहिए। आगे, आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है, तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। क्लियर मित्रों। गंधर्ववेद किसका उपवेद है, तो गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद किसका उपवेद है, तो शिल्पवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। तो याद रखिए फिर से एक बार, जो है इसको जरूर याद रखिए। जो है आयुर्वेद किसका उपवेद है, ऋग्वेद का। धनुर्वेद यजुर्वेद का। गंधर्ववेद सामवेद का। शिल्पवेद अथर्ववेद का। बस याद हो गया। आगे बढ़िए। जो है अर्कनालॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो अर्कनालॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अर्कनालॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। हिमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में किसका, ब्लड का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल, हिमेटोलॉजी ब्लड, अर्कनालॉजी मकड़ी। आगे बढ़िए।
लाइपेज, लाइपेज पचाता है किसको, जो है वसा को। अग्नाशय ग्रंथि से LAT, ये 3 हार्मोन से निकलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि से LAT, ये 3 हार्मोन से निकलते हैं। L से लाइपेज, L से लाइपेज जो किसको पचाता है, वसा को। A से एमाइलेज, A से एमाइलेज जो किसको पचाता है, मंड को। किसको पचाता है, मंड को। और T से ट्रिप्सिन, T से ट्रिप्सिन जो किसको पचाता है, प्रोटीन को। T से ट्रिप्सिन, तो याद रखिए जो है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसको पचाया, वसा को। उसके बाद जो है एमाइलेज किसको पचाया, मंड को। और ट्रिप्सिन किसको पचाया, जो है प्रोटीन को। और ये तीनों कहां से निकलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि से। तीनों कहां से निकले, अग्नाशय ग्रंथि से। तो ये तीनों आप याद रखिए। कान में जो है आवाज कितने सेकंड तक रहता है, तो कान में आवाज जो है 1/10 सेकंड तक रहता है। क्लियर, इसको याद रखिएगा। कान में जो है आवाज कितने सेकंड तक, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। अब साथ ही एक और चीज याद कर लीजिए, कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेप्स। मैलियस, इनकस, स्टेप्स, 3 इधर 3 इधर, तो कुल कान में कितनी हड्डियां, 6। क्लियर। तो और शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेप्स। और कहां पाई जाती है, कान में। कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है। क्लियर, तो इसको भी साथ में याद रखिएगा। आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी पर के केंद्र में जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कहां अधिक होगा कहां कम होगा, तो ये भी याद रखिए, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के बीच सतह पर भूमध्य रेखा पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है। ध्यान से समझिएगा, जो है पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र में जो है जी का मान, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 0 होता है। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सबसे कम, और जो है ध्रुवों पर जब बढ़ते हैं तो सबसे अधिक। तो अगर पूछे कि किसी व्यक्ति का वजन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहां होगा, तो ध्रुवों पर होगा। सबसे कम कहां होगा, तो जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होगा। और जो है केंद्र में क्या होगा, 0 होगा। केंद्र में क्या होगा, 0। जैसे इसको ऐसे समझिए, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है, ये आपका पोल है, और ये विषुवत रेखा है ये पोल, उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल। क्लियर। अब जो है जैसे यहां पर जी का मान सबसे कम, ठीक है, और जैसे बढ़ेंगे जी का मान बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ेंगे जी का मान, तो सर्वाधिक जी का मान कहां होगा, यहां ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। और जी का न्यूनतम मान कहां होगा, ये विषुवत रेखा पर। क्लियर। और इसके केंद्र में बीचों बीच, एकदम बीचों बीच जी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मैं समझता हूं मित्र आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। आगे, हींग प्राप्त होता है किससे, हींग पौधों के जड़ से प्राप्त होता है। हींग किससे प्राप्त होता है, पौधों के जड़ से प्राप्त होता है। साथ ही जो कुनैन होती है, मलेरिया की दवा जानते ही हैं, कुनैन मलेरिया की दवा है, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। जूट आप जानते ही हैं, जूट किससे प्राप्त होता है, तो ये जो है पौधों की छाल से प्राप्त होता है। पौधों, तने की छाल से, तने की छाल से जूट प्राप्त होता है। अब आप कपास भी मन में आपके आ रहा होगा, तो कपास किससे प्राप्त होता है, तो कपास जो है बीज से प्राप्त होता है। कपास जिससे कपड़ा वपड़ा बनता है, नहीं सूती कपड़ा, तो वो जो है पौधों के जो है बीज से प्राप्त होता है। तो कपास बीज से, जूट तने की छाल से। क्लियर। सिनकोना जो है, सिनकोना के तने की छाल से जो है कुनैन दवा प्राप्त की जा सकती है। और जो है हींग प्राप्त होता है पौधों के जड़ से। आगे, धन विधेयक की पहचान कौन करता है, बहुत आसान सवाल है। धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। साथ ही एक चीज और जरूर याद रखिए, अनुच्छेद 100 इसके निर्णायक मत की बात करता है। यानी जब लोकसभा में जो है बराबर बराबर बहुमत हो जाए, तब निर्णायक मत कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष। और ये किस अनुच्छेद में है, तो 100 में है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। आगे अनुच्छेद क्या, 11 क्या है, तो अनुच्छेद 11 यह कहता है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून
बनाने का अधिकार एकमात्र सिर्फ किसको है? तो संसद को है। किसे है? संसद को। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। साथ ही अनुच्छेद 9 भी याद रखिए। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। तो 9 अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण किए तो भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 11 जो है कहता है कि नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाने का अधिकार जो है किसे है? तो ओनली वन जो है संसद। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो है मूलभूत ढांचे की अवधारणा कब आई? तो मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में। ये इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो है मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मूलभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सन 1973 में आई। क्लियर मित्रों? आगे बढ़ते हैं। फांसीवादी पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो मुसोलिनी ने। ये कहां का था? इटली का था। कहां का था? इटली का था। तो इसको याद रखिए। नाजी पार्टी की स्थापना कौन किया था? अभी पढ़े हैं। तो नाजी पार्टी की स्थापना जो है हिटलर ने किया था। और फांसीवादी पार्टी की स्थापना जो है कौन किया था? तो मुसोलिनी किया था। इसको याद रखिएगा। अगला, पीबी के राव समिति का संबंध किससे है? तो पीबी के राव समिति का संबंध पंचायती राज से है। पीबी के राव समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। क्लियर? पंचायती राज से और समितियां भी हैं, जैसे बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत को रिकमेंड किए थे। त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किए थे कौन? बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता ये 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किए थे। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीबी के राव समिति ये। और पीबी के राव समिति की एक बात याद रखिएगा, इन्होंने जो है SC ST के लिए भी पंचायतों में जो है आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो ये जो है मित्रों जो है 20 जो जीके का जो है 2020 में 20 प्रश्नों को जो है हम लोगों ने मिलकर के जो है चर्चा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी बातें जो है समझ में आई होंगी मित्रों। जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कम को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।